दर्शकों नमस्कार। इस समय में AHN न्यूज़ की टीम पत्रकार भवन के उस परिसर में है जहां पे तमाम चाहे प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार जो है ये विधानसभा 2024 के लिए जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, ग्राउंड रिपोर्ट भी जिन्होंने बनाया है, ऐसे तमाम इस शहर के पत्रकार इस समय में मौजूद है। मैं बात करना चाहूँगा कि इस समय में हितवाद के ज्येष्ठ पत्रकार और राजकीय विश्लेषक विकास वैद्य साहब जुट चुके हैं। प्रेम भाव बागड़े जो कि देशोन्नति से राजकीय विश्लेषक के तौर पर आज इस प्रोग्राम में आए हुए हैं, तो वहीं न्यूज़ 24 के राजकीय विश्लेषक नरेंद्र पुरी जी है, तो वहीं IBM TV 9 के राजकीय विश्लेषक भीमराव लोनारे हैं, तो WH न्यूज़ के राजकीय विश्लेषक विजय खौसे जी है, मृणाल थुल जो कि करियर एम्प्लॉयमेंट से है राजकीय विश्लेषक है, और कृष्णा मस्की जी जो कि DD न्यूज़ के सीनियर करस्पॉन्डेंट इस समय हमारे साथ में है। आइए हम उन सभी के पास चलते हैं और उनसे ये जानना चाहेंगे कि उनका अपना क्या एग्ज़िट पोल है, क्योंकि एग्ज़िट पोल एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो रहा है, चाहे फिर 2014 हो, 2019 हो या फिर 2024 हो, हर नतीजे अलग अलग एग्ज़िट पोल ने बताया है। इस समय में हमारे साथ में प्रेम भाव बागड़े जो कि देशोन्नति से आई है, उनसे ही शुरुआत करते हैं। प्रेम जी, सबसे पहले आपका इस चौपाल में स्वागत है और सबकी मतपेटियाँ बंद है, क्या लगता है आपको कि जीत का ऊँट किस करवट बैठने जा रहा है? अभी 2 दिन पहले चुनाव हो गया है, कल मतगणना भी होंगी, मगर इस बार का चुनाव सबसे अलग है। वोटिंग परसेंटेज भी बड़ा है और इस बार का जो वोटर है वो साइलेंट रहा है, क्योंकि जो अपने जो मुद्दे थे उनके पास बहुत सारे मुद्दे भी है, मगर जिसको भी वोट करना था उन्होंने कभी अपना जाहिर नहीं किया। क्योंकि हम लोग इतने सालों से चुनाव कवर करते तो लोग बोलते थे मैंने इसको दिया, मैंने उसको दिया, मैंने उसको दिया, ऐसा है वो क्लियर बोलते थे, मगर इस बार उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने 3 सवालों में सबको उत्तर दिया है। इस बार टफ है, बहुत सारे मुद्दे हैं। आघाड़ी की महायुति अभी कुछ बता नहीं सकते, टफ है, बिल्कुल अभी टफ है। और टफ और जगह टफ है क्या? आइए पूछते हैं। विजय खौसे जी इस समय हमारे साथ में WH न्यूज़ से है, जो कि राजकीय विश्लेषक और बेहतरीन एक रिपोर्टर भी है और कई ग्राउंड रिपोर्ट्स इन्होंने बनाया। सर, मेरा मुद्दा यही है कि इस चुनाव में सबसे बड़ा ज़्यादा जो मुद्दा था वो लाडली बहन का जो भुनाया गया है, कितना इसका फ़ायदा महायुति सरकार को होगा या नहीं होगा, क्या आपका प्रिडिक्शन है? नहीं, लाडली बहन योजना का जो फ़ायदा है 100% नहीं होगा। ये बिल्कुल मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा, फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं कि फ़ायदा नहीं होगा, मगर 100% नहीं होगा। जो लगता है महायुति को कि लाडला बहन योजना का फ़ायदा होगा, अगर फ़ायदा होगा तो फिर BJP के 105 सीट पिछले बार में थी, तो इस बार में तो 125 आना चाहिए, मगर 125 नहीं आ रही। एग्जिट पोल भी बता रहा है कि 80 तक के सिमट रही। इसका मतलब लाडली बहनों का मुद्दे थे, उनका कहना था कि हमको 1500 रुपये दे रहे हैं, ठीक है, खुश हैं कई महिलाएं और कई महिलाएं नाराज़ है। उनका कहना ये था कि 1500 रुपये हमारे घर में दिए हैं, मगर हमारे बिजली का बिल जो है 3000 आया है, हमारे बच्चों को शिक्षा के लिए खर्चा करो, हमको सुरक्षा दो। ऐसे ही लाडली बहनी के जो ग्राउंड रिपोर्ट में मैंने जब बात की तब उनके ये मुद्दे थे। चुनाव का इस किसानों के भी मुद्दे इस चुनाव में थे। हम कृषि मंडी में जाके जब किसानों से बात की तो कृषि मंडी के किसान नाराज़ दिखाई दिए। मैंने युवकों से बात किया तो युवक भी यहाँ पर नाराज़ दिखाई दिए, क्योंकि रोज़गार उनको नहीं है। ये तमाम सारी जो बातें इस वक्त में चली है, और ख़ास करके खुलकर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। जैसे लोकसभा में खुलकर बोलते थे लोग कि महाविकास आघाड़ी आएंगी, तो मैंने एग्जिट पोल में बताया था कि 39 सीट आएंगी, मगर इस बार जो है मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि किसका पलड़ा भारी है किसका नहीं। अभी बागड़े सर ने भी बोला है, लोग खुलकर नहीं बता रहे, इसलिए हम भी ये कहेंगे नहीं कि महाविकास आघाड़ी आ रही या महायुति है। मगर महाराष्ट्र में जो है तब में चुनाव चल रहा है और कल चुनाव का परिणाम आएंगे तो पता ही चलेगा अपने को कि किसकी पलड़ा भाली है। बिल्कुल विजय जी, यानी आपके बातों से ये साफ जाहिर हो रहा है कि गोल्ड ब्रिटानिया 50-50 बिल्कुल किसी एक का ये पक्ष नहीं लेना चाहते। इस समय हमारे साथ में IBM TV 9 के तेज तर्रार पत्रकार भीमराव लोनारे जी है, उनसे जानना चाहेंगे। लोनारे साहब, जब भी आप ग्राउंड रिपोर्ट करते हो इस और चुनाव में ख़ास तौर पे जब देखा तो हर तरफ आपने कई लोगों से इंटरव्यू किया, ये क्या आपको लगता है जिनकी मतपेटियाँ जो बंद है, कैसा लग रहा है, क्या वे चुन के आएंगे? और जैसे कि 12 सीटें हैं, ग्रामीण के 6 है और शहर में 6 है, तो क्या लगता है आपको, महायुति या महाविकास? देखिए, मैं बताना चाहूँगा नागपुर ज़िले में टोटल 12 सीटें हैं
उसमें से मैं नागपुर शहर की बात करूंगा। तो मैं पहले उत्तर से शुरुआत करूंगा। उत्तर में जो है नितिन राउत जी जो है कांग्रेस के जो महायुति महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार है वो चुन के आने की संभावना है। पूर्व से जो है नागपुर पूर्व से कृष्णा खोपड़े जी चुन के आएंगे ऐसी संभावना है। मध्य से बंटी शेड़के जो है वो चुन के आ सकते हैं, लेकिन मध्य में टफ फाइट है, यानी बहुत ही काफ़ी टफ फाइट है। दक्षिण से जो है कि गिरीश पांडव जी के साथ भी काफ़ी टफ फाइट है, लेकिन जो महाविकास आघाड़ी के हैं गिरीश पांडव जी वो चुन के आ सकते हैं। उसी प्रकार से दक्षिण पश्चिम से जो देवेंद्र फडणवीस जी है वो चुन के आ सकते हैं। और ये हमारे पश्चिम से जो है विकास ठाकरे जी जो है वो भी चुन के आने की संभावना है। यानी कहने का उद्देश्य ये है कि नागपुर शहर में जो है 4 सीटें महाविकास आघाड़ी को जा रही है और 2 सीटें की जो है वो महायुति चुन के आ सकती है। और नागपुर ग्रामीण में भी वही स्थिति है। सावनेर में केदार जी की जो धर्मपत्नी है वो चुन के आ सकती है। काटोल में जो है जो अनिल देशमुख जी के ऊपर जो हल्ला हुआ उसका परिणाम सलील देशमुख वो बाजी मार सकते हैं। रामटेक में जो है अपक्ष जो उम्मीदवार है राजेंद्र मुड़क जी वो चुन के आ सकते हैं। कामठी में बावनकुले जी जो है वो बाजी मार सकते जो महायुति के उम्मीदवार है। सावनेर में मैं बताना चाहूँगा महाविकास आघाड़ी के संजय मेश्राम करके है, सॉरी माफ़ कीजिए, उमरेड में जो है संजय मेश्राम जी जो है वो बाजी मार सकते हैं। ऐसे कुल मिला के जो है और हिंगना में जो है समीर मेघे जी जो है महायुति के जो उम्मीदवार है वो बाजी मार सकते हैं। यानी हिंगना में भी टफ फाइट है, वहाँ पे भी जो मतदाता जो है उनका जो कॉल जो है मुझे यानी समीर मेघे की ओर जाते हुए दिखा। वहाँ धांधली भी हुई है, यानी मतदान के दिन जो धांधली भी हुई है, बोगस मतदान हुए करके। लेकिन कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो नागपुर जिले में जो है 50-50 गोल्ड ब्रेडा है। बिल्कुल। तो आपने भीमराव लोनारे जिन्होंने बकवेर वेबा के साथ बात करते हुए अपना प्रिडिक्शन दिया है और उन्होंने ये बताया है कि किस तरह का ये चुनाव था और ये चुनाव के नतीजे किस प्रकार से आ सकते हैं, जबकि तमाम लोगों की जो मतपेटियां हैं वे अभी स्ट्रांग रूम में मौजूद है। जैसे स्ट्रांग रूम से ये मतपेटियां खुलेंगी तो कई खुशी कई गम जैसा नज़ारा भी दिखाई देगा। इस समय हमारे साथ में न्यूज़ 24 के सीनियर रिपोर्टर नरेंद्र पुरी साहब हैं। उनसे भी जानना है कि नरेंद्र जी, हमने अक्सर देखा कि आप टीवी पे काफ़ी छाए रहते हो, आपने कई लोगों से बातचीत भी की है और कई अभी जो लोकसभा हो, विधानसभा हो या स्थानिक स्वराज्य संस्था की कोई चुनाव क्यों ना हो, आप जिस अंदाज में जो रिपोर्टिंग करते हैं लोग आपसे आके ज़रूर मिलते हैं। क्या चल रहा है लोगों के मन में, किसके आसार है आने के? मेरे जी ऐसा है, कौन सा प्रत्याशी चुन कर आएगा आज प्रेडिक्शन करना बिल्कुल ठीक नहीं है। 24 घंटे का समय, लगभग कल दोपहर तक जो है तय हो जाएगा किस विधानसभा से कौन जीतेगा। लेकिन सभी प्रत्याशी चाहे वो किसी भी दल का हो उसका पूरी तरह सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि हर प्रत्याशी जो चुनाव में खड़ा होता है या उसका दल उसे उस विधानसभा के तहत टिकट देता है वो कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ा होता है, लोगों की तकलीफ़ों से जुड़ा होता है, उनके काम में जो है वो दौड़ता हुआ हमेशा पाया जाता है। तो हर प्रत्याशी जो है वो सामान्य जनता से जुड़ा हुआ जरूर। तो कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि एग्जिट पोल का प्रेडिक्शन करने का कोई लॉजिक नहीं है। सीधी बात है कि ईवीएम में जो है सब जनता ने और मतदाताओं ने जो वोट दिए हुए वो बंद है, वो कल खुलेंगी। इलेक्शन कमीशन के मॉनिटरिंग में सारी प्रक्रियाओं के तहत पूरी सुरक्षा के साथ पूरी उसकी गिनती होगी, उसकी 5 परतों में 6 परतों में जो उसकी छाननी होगी और जो नतीजा होगा वो जनता के सामने आएगा। तो भला कोई एग्जिट पोल कैसे जादू का कोई जिन का चिराग है जो उसमें से पता करके बता दे कि फला जगह से बीजेपी जीत रही है। और आज जो राज्य की स्थिति है 2 भागों में, चाहे वो आम जनता हो, महिला हो, बच्चा हो या पत्रकार, आपके मेरी तरह 2 विचारधाराओं में बटा हुआ है। एक मोदी, रुकिए अभी थोड़ा बोलने दीजिए, अब आप बुलवाया है तो बोलने दीजिए मुझको। 2 विचारधाराओं में बटा हुआ है। पत्रकार भी जो है अपनी खुद की विचारधारा से प्रभावित है, वो अपने हिसाब से रिपोर्टिंग करता है। हाँ, मैं अगर बीजेपी को मानता हूँ तो मैं बीजेपी के फेवर की करता हूँ। लेकिन यहाँ मामला जो है सही में ईमानदारी से अगर प्रामाणिक बात करें तो राज्य की जनता तकलीफ़ में तो है। 1,500 रुपये देने से तो सोल्यूशन नहीं होगा। किसान अब भी परेशान है। आपको नहीं पता शायद कि कई थोड़े पैसे के लिए 10,000 5,000 के कर्जे के लिए किसी प्राइवेट व्यक्ति से लिए हुए, बैंक से लिए हुए, वो डिप्रेशन की इस हालत में ऐसे किसानों के कई परिवार है जो वो चुका नहीं सकते।
कई लोग ऐसे हैं जो 5,000 की टिप दे देते हैं। ये सामाजिक विषमता है, हमारे समाज की है, कहीं ना कहीं बहुत तकलीफदेह बात है। 1,500 रुपये सरकार ने दिया, अच्छा काम किया, बिल्कुल अच्छा काम किया, लेकिन अब फिर एक बार जो विपक्ष है वो कहता है कि 1,500 रुपये देने से जो है सरकारी तिजोरी खाली हो गई, आने वाले समय में देंगे नहीं। और फिर वो बोलते हैं कि इन्होंने 1,500 दिए, हम 3,000 देंगे। अरे भाई, लाओगे कहाँ से? जो राज्य का जो टैक्स पेयर है वो अपनी दिन रात मेहनत करता है, व्यापारी मेहनत कर रहा है, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हर चीज़ की जीएसटी लग रही है, सारा जो टैक्स है वो सरकारी खजाने में जा रहा है। और क्या होना चाहिए? शिक्षा नहीं है, अस्पताल का हाल जीएमसी में का आप देख लीजिए, या अमरावती, अकोला, वाशिम, गढ़चिरौली में लोग जो है डोली में लेके जाते हैं गर्भवती महिलाओं को। ये स्थिति राज्य की है। तो फिर वो पैसा जो टैक्स का पैसा है, वो टैक्स पेयर जो है वो चाहते हैं कि भाई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब। गडकरी जी ने सड़कें तो बना दी दम दमाते, लेकिन यहाँ से अमरावती में जाता हूँ तो 300 रुपये का टोल लगता है, और आज से पहले जो मैं लग्जरी बस में जाता तो मैं 250 रुपये में अमरावती पहुँचता। तो ये महंगाई भी है। तो ये कुल मिला के जो है ये पूरी स्थिति को सुधारने का काम जनता का है। एग्जिट पोल, भौकाल, चौपाल, वो सब आप देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी अच्छी इन्होंने जानकारी दी है। और ख़ास तौर पे इन्होंने जो कोट किया है वो महंगाई के ऊपर में किया है कि महंगाई डायन जो बढ़ रही है वो कम करना चाहिए। बेरोज़गारी का इतना आलम है, इतना ग्राफ है कि इसका जो ग्राफ है वो कम होना चाहिए। और तमाम उन्होंने अच्छी अच्छी बातें कही है, लेकिन अंत तक वे ये नहीं बता पाए कि महाविकास आघाड़ी के ज़्यादा उम्मीदवार जीत के आएंगे या महायुति के, क्योंकि ये तो ईवीएम की मशीन जब मतपेटियाँ जब खुलेंगे तो ये जनता ही तय करने वाली है। इस समय हमारे साथ में हितवाद के सीनियर पत्रकार और राजकीय विश्लेषक विकास जी वैद्य साहब है, उनसे जानना चाहेंगे। विकास वैद्य साहब के बारे में दर्शक मैं आपको बता दूं कि विकास वैद्य साहब जब भी राजकीय विश्लेषक की जब बात होती है तो काफ़ी अच्छा वे विश्लेषण करते हैं। अब ये समय आ चुका है, विधानसभा 2024 हो चुकी है, मतपेटियाँ के भाग्य अब अपने उम्मीदवारों के बंद है। सर, आपका एक अनुभव देखते हुए क्या लगता है आपको, विधानसभा 2024 का जो जीत का जो किस करवट ऊँट बैठेगा? मुझे लगता है कि देखो कैसा है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये इस बार का इलेक्शन रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने बोला है कि 3 पार्टी इस अलायंस में, 3 पार्टी उस अलायंस में, ऐसी 6 पार्टियों का चयन लोगों को करना था। और अलग अलग जगह पे अलग अलग इक्वेशंस थे और अलग अलग उम्मीदवार अलग अलग टाइप के, अलग अलग पार्टीज़ के खड़े थे। तो ये बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि महायुति ने और ख़ास करके बीजेपी ने जिस तरह से माइक्रो मैनेजमेंट किया इसमें पोल्स में, तो उसको थोड़ा सा महायुति को मुझे उसका महायुति का पलड़ा जो है ये भारी लग रहा है महाराष्ट्र के इलेक्शन में। और उसमें 2-3 चीज़ें हैं। आप अगर देखें कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके की अंडरस्टैंडिंग की भूमिका महाविकास आघाड़ी में थी वो महायुति में नहीं थी। हाँ, लेकिन विधानसभा के वक्त क्या हो गया, विधानसभा में महायुति ने अपनी सारी गलतियों को सुधारा। एक, उन्होंने लाड़की बहन योजना लाई। उसके पहले अगर आपको याद होगा तो इलेक्शन की घोषणा के पूर्व मेरे हिसाब से, मुझे नंबर एग्जैक्ट पता नहीं, पर 28 से 30 अलग टाइप के जीआर उन्होंने एक ही दिन निकाले जो अलग अलग स्कीम के संदर्भ में थे, जिसका अलग अलग समुदाय को उसका फ़ायदा हुआ। जैसे उन्होंने ये किया कि SC ST ये एक, और मुस्लिम ऐसा एक कम्युनिटी होता, मराठा हो गया। अभी उन्होंने क्या किया, उन्होंने जैसे विश्वकर्मा निकाला कि एक सुतार है, लोहार है, फिर सोनार है। हाँ, तो इस प्रकार की अलग अलग जो प्रवर्ग है उनको उन्होंने अपने पास खींचने की कोशिश की। या फिर उनसे माधव नाम का एक फार्मूला निकाला कि माड़ी, धनगर, वंजारा। अभी जैसा अगर आप देखें तो काटोल में कम से कम 7,000 वोट वंजारा समाज के हैं, और वो वंजारा समाज को आरक्षण चाहिए। तो उन्होंने देवेंद्र फडणवीस जी ने एक SIT बिठाई। तो SIT बिठा के उन्होंने उनको आश्वासित किया कि भाई आपको हम इसमें ये आरक्षण में, उसके आरक्षण की सूची में आपको समाविष्ट कर सकते हैं। तो उसलिए वो क्या किया, वो एक 7,000 वोट का जो एक गट्ठा मत जो अपन बोलते हैं सारा, वो बीजेपी की तरफ आकृष्ट हो गया। और दूसरा जैसा उन्होंने एक किया कि जैसे रेवड़िया बोली गई, फ्री बीज बोला गया। हाँ, तो लोगों ने, तो अपोजिशन ने काफ़ी ये किया। फिर उन्होंने बोला हम लोग 2100 देंगे। हाँ, आप वो 2100 दे रहे तो हम लोग 3000 देंगे, ऐसा जो एक चला था कांग्रेस में। तो उसको उन्होंने काउंटर अटैक करने के लिए अलग अलग राज्यों के नेताएं बुलाए बीजेपी के, जिन्होंने ये बोला कि उनके राज्य में जो चुनावी घोषणाएं हुई वो चुनावी घोषणाएं कितनी असफल रही
कितनी झूठी रही। तो ये कांग्रेस ये पंचसूत्री जो बोल रहा है, ये कांग्रेस पंचसूत्री को यशस्वी नहीं कर पाएगा। तो ये इस तरीके के एक नैरेटिव, इसमें सच्चाई झूठी ये एक बात अलग है, बट इसमें एक सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात मुझे जो लगती है सारे इलेक्शन में रही कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ की जनता अभी भी अवेयर नहीं है उनके राइट्स के बारे में, कि सारे लोग मतलब एक गरीब तबके का आदमी भी है, ये राजकारण के बारे में ज़्यादा सोचता है, लेकिन उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले कि नहीं, उसके घर वालों को अच्छा उपचार, हॉस्पिटल ऐसे अच्छे है कि नहीं, कि जहां आज प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ तो बहुत पैसा लगता है। ये सारी चीज़ें भले आयुष्मान योजना ज़रूर लाई केंद्र सरकार ने, या फिर उसका बच्चा अच्छे स्कूल में जाएगा कि नहीं, उसके घर का सामने का रास्ता अच्छा है कि नहीं, उसको एक निवारा है कि नहीं। तो ये इश्यूज़ के बारे में नहीं सोच के आज जो रोज़ एक राजकारण की बात कर रहे हैं, एक राजनीति की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये जब तक रहेगा तब तक एक सुझावपूर्ण सरकार चुनना ये बहुत मुश्किल रहेगा। बस सर, आपने तो काफ़ी अच्छा विश्लेषण किया है। मुझे एक शॉर्ट में बताइए कि महाविकास आघाड़ी और महायुति को नागपुर ज़िले की मैं बात करूं तो क्या आपके रेशियो और प्रपोर्शन रहेगा? मेरे हिसाब से मोटा मोटी आज की तारीख में 8 सीट ये महायुति को जा रही है और 4 सीट ये महाविकास आघाड़ी को जा रही है, और वो 4 भी बहुत टफ है। और वो टफ में क्या हो सकता है सामने के, क्योंकि इस बार क्या हो गया कि इस बार आप देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। आप जैसे नितिन राउत की सीट देखिए कि पहले ऐसे माना जा रहा है कि नॉर्थ और पश्चिम ये दोनों सीट कांग्रेस को जाएगी, बिल्कुल सब बोले जा रहे हैं, और बीजेपी में जैसे साउथ वेस्ट और पूर्व ये दोनों जा ही रही। बट वहाँ पे क्या हो गया इक्वेशन का कि नितिन राउत के नॉर्थ में वहाँ पे 26 कैंडिडेट है जो दलित वोटों का जो है वो पूरा विभाजन करने वाले हैं, और उसमें मनोज सांगोले जैसा एक सॉलिड लीडर है वहाँ पे। आज अगर मनोज सांगोले 20,000 वोट लेता है और बाकी के कैंडिडेट 1,000 भी वोट लेते तो 45,000 का जो पलड़ा है वो अचानक से क्रॉस हो जाता है। उसका पूरा जो नुकसान जो है वो ऑब्वियसली नितिन राउत को होगा। आपने देखा होगा 2014 में किशोर गजभिये जो एक बहुत सॉलिड कैंडिडेट थे, किशोर गजभिये जिन्हें 55,000 क्रॉस कर लिया था, वो सेकंड नंबर पे चले गए थे। नितिन राउत तब किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि नितिन राउत वहाँ पे ये हो गए। तो इस तरह के इक्वेशन जैसे पश्चिम में भी है, तो ये अगर इक्वेशन ऐसे कुछ भारी पड़े, या फिर जैसे काटोल में जैसे सलील देशमुख और तुम्हारा चरण सिंह ठाकुर है, लेकिन वहाँ पे यादनेवल के जितकार और राहुल देशमुख, तो यादनेवल के जितकार और राहुल देशमुख ने अगर 20,000 का क्रॉस कर लिया तो उसका फटका ऑब्वियसली सलील देशमुख को बैठेगा। बस विकास जी, मैं एक सवाल ये भी पूछना चाहता हूँ कि बड़े बड़े उम्मीदवार व पार्टी के जो अधिकृत उम्मीदवार वो तो दिखाई देते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर जो चलने वाला है, निर्दलीय लोगों का चलेगा। निर्दलीय इसलिए खड़े होते हैं। निर्दलीय का देखो, निर्दलीय ऐसा माना जाता है कि ऐसी जब खिचड़ी होती है ना तब निर्दलीय बड़ी संख्या में चुन के आते हैं, और निर्दलीय ये जो पावर सत्ता का जो गणित चलता है उसमें, लेकिन इस बार मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होगा नहीं। निर्दलीय ये डैमेज ज़रूर करेंगे, जैसे राजेंद्र मूणक जैसा निर्दलीय समझो महाविकास आघाड़ी को डैमेज कर सकता है, यादनेवल का जिसका जो है वो महाविकास आघाड़ी को डैमेज कर सकता है। कि जैसे ये फिर पूर्व में अपन बोले तो आभा पांडे जो है, आभा पांडे ये थोड़ा सा खोपड़े को डैमेज कर सकती है टू सम एक्सटेंट। तो लेकिन वो चुन के आने की संभावना, हाँ राजेंद्र मूणक अगर चुन के आए तो वो एक इंडिपेंडेंट करके, लेकिन वो सबको मालूम है कि वो कांग्रेस समर्थित ही है, या फिर जैसे तुषार भारतीय करके बडनेरा में खड़े हैं वो बीजेपी के समर्थित है। तो इस तरह के अपक्ष जो है और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार बीजेपी ने कम से कम 22 से 25 उम्मीदवार ये अलग अलग पार्टीज में उनका प्रवेश करा के उनको उतराया है, तो वो ऑब्वियसली सत्ता के स्थापने के वक्त वो बीजेपी को ही समर्थन देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी, काफ़ी अच्छी जानकारी विकास वैद्य जी, जो कि हितवाद के राजकीय विश्लेषक सीनियर पत्रकार भी है, उन्होंने ये बात बताई है। इस समय हमारे साथ में DD1 के DD न्यूज़ चैनल के सीनियर करस्पॉन्डेंट कृष्णा जी मस्के है, जो जिनका काफ़ी अच्छा कामकाज भी है पत्रकारिता में, इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्णा जी, जब आप फील्ड पे जाते हो और आपने कई ऐसी खबरें हैं जिसको आपने रिपोर्टिंग काफ़ी अच्छा किया है, लेकिन सही मायने में ये बताएं कि विधानसभा 2019 और विधानसभा 2024 यदि मद्देनज़र रखा जाए तो दोनों में क्या डिफरेंसेस दिखाई दिए? देखो, 2019 से अलग परिस्थितियों में चुनाव था, 2024 ये भी काफ़ी डिफरेंट है। वहाँ 2019 में संविधान बचाओ जो नैरेटिव था वो इस बार नहीं हो रहा है। उस वजह से क्या हो रहा है कि 2024 के अगर बारे में हम बात करें तो 6 पक्ष अलग अलग पार्टी के हैं, महाविकास में 3, महाविकास आघाड़ी पे 3, महायुति में 3। उस वजह से क्या हो रहा है कि जो मतदार है वो संभ्रम में है कि हम किसको देना है।
क्योंकि अगर कांग्रेस को अगर देना है तो उसको उनको शिवसेना जो उभाटा है वो नहीं चल पाता, जो हिंदुत्व में कोई मानता है, जो कट्टर शिवसैनिक है वो कांग्रेस को वोट नहीं देगा। और जो इधर जो राष्ट्रवादी का जो वोट बैंक है, जो मतदार है, वो कहीं ना कहीं चाहता है कि नहीं वो भाजपा पर नहीं जाएगा। तो लेकिन कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी महायुति में अभी फ़िलहाल के लिए टफ फाइट हो रही है, 1-to-1 फाइट हो रही है। अगर हम लोग देखें महाराष्ट्र की बात करें तो कहीं ना कहीं जो लाडली योजनाएं हैं, जो अलग अलग समाज को उन्होंने अलग समाज अलग जो पॉकेट्स है उनको उन्होंने जो योजनाएं दी है, जैसा वैद्य सर ने बोला है कि जो माड़ी समाज है, बंजारा समाज है, सोनार समाज है, कलार समाज है, कुंभी समाज है, उनको जो महामंडल दिए और वो महामंडल के द्वारा उनके जो युवा है, जो युवा पीढ़ी है, उनको वो अलग स्टैंड पर लेकर जाने का उनका इरादा है सरकार का। वो जो कहीं ना कहीं योजनाएँ हैं वो काफ़ी फेवरेबल महायुति को मिल रही है और उसी वजह से महाराष्ट्र में जो एग्जिट पोल जो पोल दिखा रहा है वो कहीं ना कहीं महायुति की तरफ वो जा रहा है। जो योजनाएं सरकार ने लाई है, जिस तरीके से राजकारण हुआ है, मराठा वालों को जो उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया है, अलग अलग योजनाएं का प्रसार किया गया है, तो मुझे कहीं ना कहीं एग्जिट पोल का जो फिलहाल जो महायुति की तरफ जा रहा है, कल जो जा रहा है वो सही हो रहा है। रहा सवाल नागपुर शहर का, नागपुर शहर की 6 सीट जो है वो उसमें 4 बीजेपी को जाने के अनुमान लगाए जा रहे हैं, 2 जो है कांग्रेस। अभी आप बोलेंगे कांग्रेस कौन है, तो एक उत्तर नागपुर की सीट है वो जाने के चांसेस, कांग्रेस में जाने का ज़्यादा चांसेस है। और दूसरा जो है वो पश्चिम नागपुर है, लेकिन वहाँ भी गड़बड़ है। वहाँ यश गौरखेड़े जो है वंचित के वो काफ़ी मत लेंगे, वोट लेंगे, उस वजह से कहीं ना कहीं खामियाजाना पड़ना हो सकता था, लेकिन वो पराभूत नहीं हो सकते ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन 2 सीट जो है कांग्रेस के खेमे में जा सकती है। मध्य जो है वो बीजेपी का थोड़ा सा फेवरेबल है, प्रवीण दटके जी का। जो रवीश पुणेकर जो ऐसा प्रोपोगंडा हुआ था कि हल्बा समाज का था। और रहा सवाल ग्रामीण का, तो ग्रामीण में भी एक 4 सीट जो है वो कांग्रेस के पाले में जा सकती। ओवरऑल अगर नागपुर जिले की अगर बात करें तो 8 जो सीट है वो महायुति की तरफ जाएगी और 4 जो सीट है तो शायद वो महाविकास आघाड़ी जाने का अनुमान है। तो दर्शकों, विधानसभा 2024 के परिणाम कैसे घोषित होंगे और जीत का ऊंट किस करवट बैठेगा, इसके बारे में हमने चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इन तमाम लोगों से हमने बातचीत की और उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। और कल ये पेटियां खुलने वाली है। अब भाग्य विधाता कौन होगा? क्या महाविकास आघाड़ी की सीटें ज़्यादा आएगी या महायुति के? एक देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि 2019 से 19 को यदि देखा जाए तो जो वोटों का जो परसेंटेज था काफ़ी कम था, मगर इस बार 6 से 7% 2024 में विधानसभा का जो मतदाता है उनकी जो संख्या है वो बढ़ चुकी है। इससे ये साफ जाहिर है कि लोगों में उत्साह बना हुआ है। हो सकता है कि कोई ना कोई ऐसी घटना भी हुई है जिसके चलते विधानसभा ये जो चुनाव है इसके अंदर 19-20 जरूर हुआ है। लेकिन लाडली बहन किस भाई को पसंद करेगी, ये भी एक देखने वाला मुद्दा होगा। क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमारा उम्मीदवार जीते, हमारी पार्टी बढ़े। लेकिन पार्टी तभी बढ़ती है जब उम्मीदवार सही मायने में इस देश के नागरिकों के कामकाज आता है, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, ऐसे तमाम बातों को लेके जब वो कामकाज करती है तब वो लोगों के दिल का, गले का ताईद बनता है और लोग ऐसे ही उम्मीदवार को पसंद करना चाहते हैं। यहाँ पे महाविकास आघाड़ी के कई उम्मीदवार जीतेंगे ऐसा भी कुछ राजकीय विश्लेषकों ने बताया, तो वहीं की महायुति के जो उम्मीदवार वो भी बड़े पैमाने पर जीतेंगे ऐसा भी राजकीय विश्लेषक इन्होंने बताया है। मगर एग्जिट पोल कुछ और है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता नहीं है। और आज ऐसा समय है कि एग्जिट पोल बड़े जो मीडिया से बड़े एग्जिट पोल आ रहे हैं, लेकिन वे जो कि तो रहेंगे, क्योंकि एग्जिट पोल को अभी इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है। यही लोकसभा में कहा था कि 400 सीट के आसपास लोग आएंगे, क्या आए ये भी एक देखने वाली बात है, नहीं आए। इससे साफ जाहिर होता है कि एग्जिट पोल मायना नहीं करता, मायना करता है मतदाताओं ने किया हुआ मतदान। और ये मतदान ऐसी चिट्ठियाँ
ईवीएम मशीन में बंद है। जैसी ईवीएम मशीन खुलेंगी, महायुति आगे बढ़ती है या महाविकास आघाड़ी बढ़ती है या किसी की भी सरकार आए, क्या निर्दलीयों का सहारा लेंगी, ये एक देखने वाली दिलचस्प बात होंगी। लेकिन एक बात अच्छी लग रही है, इस विधानसभा 2024 में जिस अंदाज में लोग घर घर से निकले, महिलाएं विशेष तौर पे निकली, उन्होंने जो मतदान किया, उससे ये लोकतंत्र का पर्व और भी उत्साही दिखाई दे रहा है। तो आप थे तमाम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के राजकीय विश्लेषक जिन्होंने एएचएन न्यूज़ के साथ अपना प्रिडिक्शन दिया है। घोड़ा मैदान नज़दीक है, जिसका सूरज की पहली किरण किस पार्टी की ओर होगी और किसे अपना आनंद देगी, ये तो समय बताएगा। नागपुर के तिलक पत्रकार भवन परिसर से वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ संजय मिरे, एएचएन न्यूज़ नागपुर। अरे वाह, पिकनिक की तैयारी? अब बेटा हम ठहरे डायबिटीज के पेशेंट, इस उम्र में पिकनिक वगैरह तो ना हो पाएगा, ज्यादा बैठने से पैरों में सूजन भी। तो फिर इतनी सारी दवाई क्यों? 90% ऑफ डायबिटिक पेशेंट की शुगर सिर्फ अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से कंट्रोल की जा सकती है। अच्छा, अब क्या करें? पूरे इंडिया में अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के 50+ सेंटर्स है, तो आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और डायबिटीज के सोल्यूशन पाएं। आज ही अपने कंफर्मेटरी टेस्ट कराएं सिर्फ एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से।